गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 14 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो सबसे पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल है यहाँ पर इंडियाज़ ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंड इन वेदानगर। देखिए जो वेदानगर है ना या वादनगर है, ये गुजरात का एक शहर है। और हमारे लिए आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर के अंदर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2-4 पॉइंट्स हम शॉर्ट में उनको देख लेते हैं कि लिविंग स्टडी से यहाँ पर क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। हमें पता है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी हमारे इंडिया के अंदर, वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस के अंदर आती है, राइट। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, यहाँ पर फिर ईरानियन जो था, या फिर हम बोल सकते हैं कि ईरानियन प्लेटो के ऊपर जो मेसोपोटामियन था वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो उनकी ये जो हमारी सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता, वो क्या थी? कंटेम्प्रेरी थी। कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब है? कि समांतर थी, कि एक ही साथ वहाँ पर वो भी चल रही थी, एक ही साथ यहाँ पर ये भी चल रही थी। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा एक टाइम पे आती है, फिर उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद बहुत सारे हड़प्पा के फेज आते हैं, जैसे कि प्री हड़प्पा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिच्योर हड़प्पा आता है, कि ठीक है अभी ये लोग बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हम कुछ साइट्स देखते हैं जो कि पोस्ट हड़प्पन साइट्स बन जाते हैं, राइट। तो इनको क्या बोला जाता है? 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। प्री हड़प्पा यानी कि बहुत जब सेटलमेंट हो ही रही थी, आर्यन थ्योरी यहाँ पर आई हुई थी, तो इन सारी बातों के बाद में और मेच्योर हड़प्पन साइट्स होती हैं जहाँ पर जो हड़प्पन रियल हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वो ऑलमोस्ट डिग्रेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है लगभग 2100 BC के लगभग यहाँ पर। और उसके बाद मेच्योर हड़प्पन साइट शुरू होती हैं। लेकिन ये जो साइट्स है ना पोस्ट हड़प्पा के साथ के टाइम की ही ये साइट है वादनगर के अंदर। और किन को इसके बारे में स्टडी के बारे में पता चला है? देखिए यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एक बनाने की कोशिश की जा रही थी इस साइट के ऊपर, जो कि पूरा का पूरा डिजिटल होने वाला था। तो उसी खोजबीन में जब यहाँ पर खुदाई वगैरह करने लगे तो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनको पता चला कि ये तो बहुत पुरानी साइट है। 3000 साल के, जो हम बोल सकते हैं कि 3000 ईयर्स के यहाँ पर एक्सकवेशन करके प्रूफ्स मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। तो लगातार ये बसी हुई है उतने सारे टाइम से, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब आप इसको ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में और क्या पूछा जा सकता है, कि पूछ सकते हैं कि क्या ये एक जैन साइट रही है, क्योंकि आप हम देखेंगे ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हड़प्पा चला जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर आयरन एज आएगी, उसके बाद हम देखेंगे वैदिक फेज यहाँ पर आएगा, तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो हमारे एक टाइम ऐसा है कि रिलीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, राइट। खासकर भक्ति मूवमेंट आता है, उसके बाद हम और बहुत सारे यहाँ पर मूवमेंट्स को देख सकते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को देख सकते हैं। तो ये जो साइट है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ये प्रेजेंट है, इसी वजह से ये साइट मल्टी रिलीजियस हो चुकी है। इसका कल्चर जो है वो भी यहाँ पर मल्टी कल्चरल है, और ये जो साइट है वो भी मल्टी रिलीजियस रह चुकी है। तो कौन कौन से रिलीजन यहाँ पर रहे हैं? यहाँ पर जैना रह चुके हैं, इस्लाम आ चुका है, बुद्धिज़्म यहाँ पर हो चुका है, और उसके अलावा हिंदूज तो यहाँ पर अभी भी रहते हैं। तो ये था इसका पूरी की पूरी हिस्ट्री जो हमें याद रखनी है। और जो 1-2 पॉइंट थे मल्टी कल्चरलिज्म के, मल्टी रीजनलिज्म के, वो भी हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मसल एनर्जी डिप्लीशन लिंक टू लॉन्ग कोविड स्टडी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मसल के अंदर, एक तो पहली बात कि मसल क्या होती है। सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे स्ट्रक्चर से बनी हुई है। सबसे पहले बॉडी कैसे बनती है? सबसे पहले आपके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मिलकर यहाँ पर सेल्स बनाते हैं। बहुत सारे जब सेल मिल जाते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और जब बहुत सारे या 2-4 टिश्यू हो जाते हैं तो ऑर्गन बनने लगते हैं। फिर हमें पता है कि एक एक ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और हाँ सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हार्ट, लंग्स, यहाँ पर सब कुछ मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। तो ये इतना हमें समझ में आता है। अब इसके अंदर हमें पता है स्केलेटन होता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि हम अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम यहाँ पर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर मसल्स होती हैं, फिर मसल्स भी बहुत
टाइप की होती हैं, अलग अलग तरीके की मसल। सबसे छोटी मसल कहाँ पर है, आईज़ को हमारे को 3 मसल्स यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं पहले कि बहुत सारी बोन्स होती हैं, और बोन्स के अंदर बोन मैरो बनता है, ब्लड बनता है, सेल्स बनता है। तो ये बहुत ही बड़ी एक स्टडी है ह्यूमन, जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो बहुत बड़ी है। अब अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं कि जो हम मसल से ऑलमोस्ट हर काम करते हैं, आप जिम में जाते हैं या वट एवर आप चल भी रहे हैं, तो वो मूवमेंट किस वजह से हो रही है, वो जो पावर मिल रही है आपको चलने की या कुछ उठाने की अपने हाथों से या वर्कआउट करने की, वो पावर आपको आपकी मसल्स प्रोवाइड कर रही हैं। और मसल्स ये पावर कैसे लेके आती हैं, देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं डायग्राम भी लेके आई हूँ कि कैसे आपकी जो मसल होती हैं वो जब उनके पास एटीपी यानी कि जब उनको यहाँ पर क्या मिलता है, सबसे पहले ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज किस चीज़ से मिलेगा, जब आप कार्ब्स खाएंगे, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो लीवर उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करके ग्लूकोज बना देगा। अब ये जो ग्लूकोज है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है यहाँ पर एडेनोसाइन ट्राइफोसेट के अंदर। तो ये जो एटीपी आप देख पा रहे हैं ये क्या होती है, एडेनोसाइन ट्राइफोसेट। और ये एक तरीके से, और जब इसके साथ फ्यूल भी मिल जाता है तो मसल का कंट्रैक्शन होता है। देखिए हमें पता है हमारी मसल कैसे कंट्रैक्ट करती है, कुछ इस तरीके से। हम अगर बाइसेप्स की मसल्स को भी देखें तो वो ऐसे कंट्रैक्ट कर लेती है, बिल्कुल ऐसे बहुत ही छोटी हो जाती है। लेकिन जब हम उसको बड़ा करना चाहते हैं, खासकर मसल्स कभी भी पुश नहीं होती हैं, हमेशा मसल्स पुल होती हैं, क्योंकि हमारी जो मसल होती हैं वो बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं। आपकी जो मसल होगी ये किसके साथ जुड़ी होगी, बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ जुड़ी हुई है। तो जब भी आप अपने हाथ को सीधा करते हैं या हाथ को मोड़ते हैं फॉर एनी एक्सरसाइज, तो क्या हो रही है, आपकी मसल पुल हो रही है। और जब वो पुल हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है। और जब वो ऐसे हो रही है, मान लीजिए आपकी मसल इस शेप में है, हाथ की मसल का हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये जो मसल आप देख रहे हैं, आप इसको किसी चीज़ के साथ वर्कआउट कर रहे हैं। अब जो आप वर्कआउट कर रहे हैं तो एकदम से जब मसल का कंट्रैक्शन यहाँ पर होता है और उसको एज अ फ्यूल, उसको सस्टेन रखने के लिए क्या जाता है, उसके पास एटीपी चला जाता है। ये जो एटीपी जाएगा, जब आप इसको रेस्ट देंगे मसल्स को, तो बहुत ही स्पीड से बोन क्या करेगी, कैल्शियम भेजेगी मसल के पास। और ये जो कैल्शियम होगा ये इसको प्री स्टेट में वापस ले आएगा, जिस स्टेट में हमारी मसल पहले थी वो काम करने के। तो ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि ये एटीपी जो फ्यूल की तरह काम कर रहा है, एनर्जी की तरह काम कर रहा है, जब ये कम हो जाए तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, फटीग होगा, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी, आपको चलने तक का भी मन नहीं करेगा। तो ये फटीग देखी जाती है। फिर हम देख पाते हैं अगर कोई 100 मीटर यहाँ पर दौड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा तेज है, तो उसके बॉडी में 3% ग्लूकोसाइज हो रहा है, 2% ऑक्सीडेशन यहाँ पर है, 95% पीसीआर है। तो फाइटोक्रेटिलिन सिस्टम बन के यहाँ पर एटीपी ही ऐसी है जो उसको फ्यूल दे रही है। तो ये माइक्रोकॉन्ड्रियम के बाहर होता है, क्योंकि सेल, देखिए अब ये दिखाया गया है हमें माइक्रोकॉन्ड्रियम। देखिए हमारा जो बॉडी में सेल होते हैं ना, कोई भी नॉर्मल सेल, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा एक सेल कैसे दिखता है, मान लीजिए हमारा सेल है तो उसके सबसे पहले क्या होगी, सेल की मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे सेल वॉल होगी। उसके बाद हम देख पाएंगे इसी के अंदर डीएनए भी होगा यहाँ पर। फिर हम देख पाएंगे आरएनए होता है, क्योंकि वो उसको कहाँ भेजती है, राइबोसोम्स के पास भेजता है बाहर, तो ये भी हमें पता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसी के अंदर हमारा एक जो होता है वो होता है यहाँ पर प्लाज्मा, या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक होता है माइटोकॉन्ड्रियम। ये जो माइटोकॉन्ड्रियम है ना, ये क्या करेगा कि ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट चेंज बनाएगा। इसी के अंदर इसी को ये मैसेज मिलता है कि एटीपी को प्रोड्यूस करना है, और यही सिट्रिक एसिड साइकिल बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन बनाएगा, और इन्हीं से बाहर निकल के प्रोडक्शन होता है यहाँ पर एटीपी का। और यही एटीपी है जो हम जो भी काम करते हैं डेली के बेसिस पे, हमारी मसल्स को उन काम करने के लिए स्ट्रेंथ देता है। आई होप इजी रहा होगा समझना। अब हम मेन आर्टिकल पे जाते हैं, जो कि बात कर रहा है कि जो मसल एनर्जी है, यानी कि ये जो एटीपी है, ऐसा माना जा रहा है कि अभी एक स्टडी निकल के आई है कि इसकी वजह से जो लॉन्ग कोविड के जिनको भी सिम्टम्स आज तक भी दिखाई दे रहे हैं, उनको मान लीजिए लाइफ में अभी कोविड हुआ था 2 साल पहले, लेकिन आज भी उनको उसके सिम्टम दिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैटीग महसूस करते हैं। फैटीग क्या होता है, बहुत कमज़ोर महसूस करना।
तो ये इससे लिंक किया जा रहा है कि कोविड की वजह से शायद ऐसा हो रहा है कि जो स्टडी बता रही है कि कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज देखने को मिला है मसल्स के अंदर जिनको भी लॉन्ग कोविड हुआ है, और उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा डी रेंज हो गया है, वो भी क्या हो गया, कम हो गया है। तो ये क्या करता है, टायर्डनेस दिखाता है, थकान दिखाता है, मसल सेल्स रिकवर ही नहीं कर पाते हैं जितनी सफिशेंट एनर्जी उनको चाहिए होती है मिटोकॉन्ड्रिया से। चलिए इसको थोड़ा और इजी बना के पॉइंट वाइज समझते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, माइंड मैप बना लेते हैं और इसके हिसाब से समझते हैं। तो स्टडी कहाँ पे की गई थी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। स्टडी जो की गई थी वो की गई है यहाँ पर एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के अंदर। सो AUMC एम्स्टर्डम में ये हुई है, और उन्होंने डिस्कवर किया है फैटिग सिस्टम के बारे में कि ये जो लिंक है एनर्जी डेफिशिएंसी के साथ, और इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। ऑल राइट, फिर रिजल्ट जो है वो अभी पब्लिश किया गया है नेचर कम्युनिकेशन ऑन जनवरी 4, 2024 के अंदर। तो ये एक वहाँ की पब्लिकेशन या हम जनरल बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या नए सिम्टम्स हैं लॉन्ग कोविड के साथ में। तो लॉन्ग कोविड एक कलेक्टिवली यूज टर्म है जिसको बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं इंडिविजुअल को जिन्होंने कोविड-19 से रिकवर किया है, उसमें फटीग आता है, या फिर जो शॉर्टनेस है ब्रीथ की, जब आप सांस लेते हैं तो आप ले नहीं पाते हैं बहुत अच्छे से, ब्रेन फॉग हो जाता है कि आप कुछ सोचना चाह रहे हो और एकदम से आप नहीं सोच पा रहे हो, बहुत इजी चीज़ें भी आपको सोचना मुश्किल लग रहा है। और इसी की तरह ये बहुत मतलब अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर ये चल जाता है, ठीक है, 3 मंथ से ज़्यादा अगर ये पीरियड में सेम चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो दैट मीन्स आपके साथ क्या हो गया, लॉन्ग कोविड हो गया। तो आप किस कैटेगरी में, लॉन्ग कोविड की कैटेगरी में आ जाते हैं। सबसे जो कॉमन सिम्टम्स यहाँ पर है वो है एक्सट्रीम फैटिग, बहुत ही ज़्यादा फैटिग यहाँ पर होता है, और उसकी वजह से जो हम बात कर रहे हैं कि जो मसल्स है उनमें यहाँ पर पेन महसूस होता है, और उनका जो कंट्रैक्शन है वो बहुत कम होगा। मेथडोलॉजी क्या ली गई थी स्टडी करने के लिए, देखिए ये जो स्टडी है ना, इसमें 25 हेल्दी सोशली एक्टिव इंडिविजुअल्स को यहाँ पर लिया गया है जिनको लॉन्ग कोविड हुआ है, बहुत ही छोटे माइल्ड कोविड-19 के बाद में ऐसे लोगों को, और कुछ जो है इनके जो रिजल्ट आए हैं उनको कंपेयर किया गया है उन कहीं ना कहीं जो आपके कोविड के पेशेंट थे जिनको लॉन्ग कोविड ना हो के माइल्ड था, बहुत ही छोटा था, और उनके जो सिम्टम्स थे वो भी रिकवर करने के साथ साथ ही ख़त्म हो गए थे, तो उनके साथ कंपेयर किया गया। स्टडी के अंदर ब्लड टेस्ट को इन्वॉल्व किया गया था, मसल बायोप्सीज की गई थी, आफ्टर दोनों टाइम पे किया गया था। पहले उनसे एक्सरसाइज करवाई, उससे पहले मसल्स के यहाँ पर बायोप्सीज करवाई कि ठीक है क्या हालत है, और उसके बाद जो एक्सरसाइज के बाद हुआ तो उसको भी यहाँ पर काउंट किया गया था, स्टडी किया गया था। और ये जो फाइंडिंग है इन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे जो कोविड है, लॉन्ग कोविड यहाँ पर है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों ही डैमेज कर रहा है मसल्स के अंदर जो भी लोगों को ये हुआ है। खासकर ये किनको लिया गया था, बहुत ही हेल्दी, जो पहले बहुत ही हेल्दी थे प्लस बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल यहाँ पर जीते थे, यानी कि अपने लाइफ के अंदर वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअसली एक्टिव रह रहे थे, तो उनको ये कंपेयर किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइंडिंग क्या है ये स्टडी की। तो फाइंडिंग ये बताती है कि रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि जो ये टायर्डनेस है ना, जो ये कहीं ना कहीं थकान हो रही है मसल्स के सेल्स के अंदर, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इनफ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया जब ऐसा नहीं करा तो क्या मतलब है इसका मतलब है एटीपी अच्छे से नहीं बन रहा है। अब आप एक काम सोचिए, यहाँ पर हमें पता है हमारी बॉडी जो है वो हर चीज़ के लिए प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, खासकर प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में डीएनए होता है, खासकर हर सेल में डीएनए होता है। ये डीएनए क्या करेगा, अब डीएनए फिर से कैटेगराइज्ड है बहुत सारे जीन के अंदर, 4 यहाँ पर पेयर बनते हैं जीन के। अब ये कभी भी सेल से बाहर नहीं आएगा, ये बोलेगा नहीं इसमें खतरा है, और ये आरएनए को यहाँ पर बाहर भेज देगा, और ये आरएनए बन जाएगा मैसेंजर आरएनए। तो क्या बन जाएगा, एमआरएनए। अब ये आरएनए जाएगा राइबोसोम के बाद, और राइबोसोम को जाकर ये बताएगा कि डीएनए ने बोला है ऐसा प्रोटीन तुम बना दो। अब ये राइबोसोम कुछ ऐसा प्रोटीन बना देंगे जो चाहिए होगा डीएनए को, और बॉडी के अंदर रिलीज कर देंगे। अगर कहीं पर हमारा डीएनए ये काम ना करे तो जो डेली के फंक्शनिंग है, हम जो डेली काम करते हैं, क्या वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली बात है नहीं कर पाएंगे। नए सेल, एक सेल का जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है 120 डेज का,
राइट, चाहे वो फिर कोई भी सेल हो। जो एक बार बन जाता है वो हार्डली 120 डेज से पहले भी जा सकता है। कुछ इनके अंदर ब्लास्ट, यहाँ पर सुसाइड सेल भी होते हैं जो हमें वायरसेस वगैरह से बनाते हैं, जिनका लाइफ साइकिल हो सकता है कि काफ़ी छोटा हो। लेकिन यूजुअली अगर हम ब्लड सेल की बात करते हैं या फिर स्टीम सेल की बात करते हैं, जिनको यूज़ नहीं किया गया उनको छोड़ के, तो ये लगभग 120 दिन के लिए यहाँ पर होते हैं। और इनको नया बनाने के लिए फिर से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं खुद को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं डीएनए की मदद से। तो यही यहाँ पर बात है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जब वो एटीपी यहाँ पर नहीं बना पाता है तो उससे क्या होगा? मसल्स को सफिशेंट एनर्जी नहीं मिल पाती है। सफिशेंट एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा फाइंडिंग है इसकी, और यही बता रही है कि कैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि कैसे एक जो फ़ोन होता है, मान लीजिए आपका कभी कोई पुराना फ़ोन रहा होगा और उसकी जो बैटरी थी, अब आप उसको कितनी कोशिश कर लीजिए, कितना ही चार्ज कर लीजिए, 5 घंटे चार्ज कर लीजिए, लेकिन अगर उसकी बैटरी ख़राब हो गई तो वो क्या करेगी? वो फिर से आपका 1 आवर से ज़्यादा यहाँ पर नहीं चल पाएगी। तो ये कुछ ऐसी ही समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप कितना ही खा लीजिए, कितना ही आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को गेन करने की कोशिश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है एटीपी ना बनने की वजह से वो यही है कि आप 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद फिर से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट महसूस करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है यहाँ पर परसेप्शन ऑफ लॉन्ग कोविड। अब ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ जो ऐसे पेशेंट है ना जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपोर्ट करते हैं, वो इसी वजह से भी हो रहा है क्योंकि उनके दिमाग में एक परसेप्शन बन गया है। ये कह रहे हैं कि जो जितने भी सिम्टम्स हैं ऑल इन माइंड, ये सभी के सभी माइंड के अंदर हैं। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है स्टडी के बिहाफ पे भी, कि आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। खासकर जो मंथ तक यहाँ पर सोचते रहते हैं कि नहीं मैं बीमार हूँ, तो इसी वजह से जो प्रीवियसली हमने और भी कुछ यहाँ पर इंडिविजुअल को लिया जिनको ऐसा कुछ हो सकता था, हेल्दी थे, सेम कंडीशंस थी, लेकिन वो हेल्दी हो गए ड्यू टू देयर परसेप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं परसेप्शन ऑफ लॉन्ग कोविड अगेन। ये क्या है? देखिए इंडियन स्टडीज़ की यहाँ पर बात कर सकते हैं कि इंडियन स्टडीज़ क्या है, इंसिडेंट क्या है यहाँ पर लॉन्ग कोविड के ऊपर। तो वेरियस स्टडी हुई है इंडिया के अंदर भी जो कि इंसिडेंट बताती हैं लॉन्ग कोविड का पॉपुलेशन के अंदर। नोटेबली अगर हम बात करें तो 28% ऐसे कोविड के पेशेंट हैं जो कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, हॉस्पिटल के अंदर नहीं गए, और उनमें से 9.2% ऐसे इंसिडेंट है जो लास्ट 6 महीने के अंदर ही यहाँ पर मिल चुके हैं। इन सभी को लॉन्ग कोविड के इन्फेक्शन है, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल है, 10% ऐसे इंडिविजुअल है जिनको वैक्सीनाइजेशन मिल चुकी थी, वैक्सीन्स मिल चुकी थी, स्टिल उनको लॉन्ग कोविड यहाँ पर दिखाई देता है। एटीट्यूड कैसा है? देखिए कोविड-19 की डेथ्स को अगर छोड़ दें या फिर उनसे अलग अलग तरीके से देखें तो लॉन्ग कोविड जो है वो बहुत ही कम अटेंशन यहाँ पर ले पा रहा है, बहुत लेस अटेंशन दिखाई दे रही है। और इसका रीज़न यही है कि क्योंकि इसको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है, राइट। आपको पूरी की पूरी बायोप्सी करवानी पड़ेगी मसल्स के लिए, तो डिटेक्ट करने में ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर इसी वजह से जो अटेंशन है उसको ग्रैप्स नहीं कर पा रहा है, लोगों का एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, उनको नहीं लगता है कि इसकी कोई खास सी ज़रूरत है, ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से देखिए अभी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एटीट्यूड बदलना होगा इनके प्रति ताकि इसके ऊपर ज़्यादा और ज़्यादा रिसर्च हो सके। अगर रिसर्च नहीं होगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि इसका समाधान क्या है, कब ये ख़त्म होगा, कब आप ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसी वजह से इसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है विद पूल्ड प्रोक्यूरमेंट ड्रग्स कोट 82% लेस। देखिए क्या बात की जा रही है यहाँ पर, एक आर्टिकल जो है लिखा गया है आर प्रसाद के द्वारा। ये कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे जो पूल्ड यानी कि प्रोक्यूर कर लेते हैं, जब यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड या सेंटर कह लीजिए, स्टेट कह लीजिए, जो गवर्नमेंट मिलके या कुछ प्राइवेट फर्म जिनको यहाँ पर बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि ड्रग्स जो होती हैं कैंसर की उनको थोड़ा सा कम किया जा सके, उनके रेट कम किए जा सके, ज़्यादा मात्रा में आप खरीदेंगे। कोई भी चीज़ अगर आप ह्यूज सप्लाई
लेंगे किसी भी चीज़ की तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट, आपको डिस्काउंट मिलेंगे, आपको इतना महंगा नहीं लगेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। और इसकी वजह से कैसे ये मेडिकेशन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग यहाँ पर बीमारियों की, तो उसमें एक तरीके से एक बोन की तरह काम आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडल फॉर फ्यूचर की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए 1995 के अंदर तमिलनाडु का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे तमिलनाडु जो है उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्रूटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया था। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड प्रोक्रूटमेंट, एमएसपी आप देते हो व्हीट एंड राइस के ऊपर, उससे आप क्या खरीदते हो, सीरियल्स को यहाँ पर खरीद लेते हो। अब आप गवर्नमेंट के पास बहुत सारा सीरियल्स है तो वो क्या करेगा, जो भी उन्होंने स्कीम बनाई है, जो भी यहाँ पर हमारा जो क्या होता है फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एफडीएस जो होगा, उसके थ्रू जिनको भी ये ज़रूरत है स्कीम के अंडर जो आते हैं उनको 5 kgs ऑफ वीट एंड एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें मिलनी होती है वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। पहली बार 1995 में ऐसा ही मॉडल मेडिकेशंस के अंदर, दवाइयों के अंदर, मेडिसिन के अंदर कौन लेके आया, तमिलनाडु। और तमिलनाडु ने ये काम किया कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने बहुत सारी दवाइयों को खरीदा, उसके बाद गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स थे उनके पास उनको भेजा और उनको ये बोला गया कि अगर कोई इनको खरीदना चाहता है तो बहुत रिड्यूस्ड कॉस्ट पर उनको दिया जाए, बहुत सस्ती कॉस्ट ये होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स का खरीदा गया था तो वो सस्ती पड़ भी रही थी। और इसी वजह से इस चीज़ को देखते हुए अलग अलग स्टेट ने इसको अडेप्ट भी किया और जो कुछ और स्टेट्स थी उन्होंने इसको अडेप्ट किया। अब हम देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है रिसेंट टाइम में, कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रलाइज प्रोक्रूटमेंट का आइडिया है और डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस को गेन कर रहा है, प्रेजेस भी मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इंप्रेसिव रिजल्ट मिल रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। ग्रेट सक्सेस देखी गई है एप्लीकेशन अलग अलग स्टेट में, जैसे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तमिलनाडु प्रोक्रूटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, और आज के टाइम पे जो नेशनल यहाँ पर कैंसर ग्रिड को चलाने की बात की गई है और बात हो भी रही है। तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। थोड़ा और अगर हम इसको समझें तो हम देख पाएंगे कि पहला हमने तमिलनाडु का मॉडल देख लिया है, दूसरा हम बोलते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि एक नया मॉडल चल रहा है। क्या मॉडल चल रहा है, नेशनल कैंसर ग्रिड पूल्ड प्रोक्रूटमेंट प्रोग्राम। एक लैंडमार्क मूव दी गई थी, यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैसे जो नेशनल लेवल पर सेंटर की तरफ से कैंसर का ग्रिड प्रोग्राम है कि लोगों को जो कैंसर है उनको यहाँ पर ठीक किया जा सके, उनको मेडिकेशन जो है वो टाइम पे मिले, और जो मेडिसिन होती है सपोर्टिव केयर की जो मेडिसिन होती है वो यहाँ पर थोड़ी सी चीप हो सके, यानी कि क्या हो सके, सस्ती हो सके, उनकी कॉस्ट घट सके। तो ये प्रोग्राम है, ये जो पूल्ड किया गया है इसके अंदर अलग अलग 40 यहाँ पर ड्रग्स को पूल्ड किया गया है बहुत बड़ी बड़ी मात्राओं में। इनको 23 कैंसर के सेंटर्स के अंदर भेजा गया है, जिसमें लगभग यहाँ पर 1320 करोड़ रुपए की सेविंग हो पाई है, क्योंकि आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर में इसको खरीदा है। और अगर इंडिविजुअल ड्रग्स पे बात करें तो 23% से लेके कुछ ड्रग्स पर यहाँ पर 99% की भी सेविंग हुई है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है उसके हिसाब से, एमआरपी के हिसाब से। फिर हम देखेंगे कॉस्ट सेविंग यहाँ पर स्ट्रेटजी है, क्योंकि पहले ही सेंटर ने बहुत ह्यूज मात्रा में इसको ले लिया है, तो प्राइवेट प्लेयर अगर इसके कंपैरिजन में इसको कम, क्योंकि वो कम यहाँ पर ले पाते हैं, तो अगर वो इसको बेचेंगे भी तो पेशेंट क्या करेगा, वो सेंटर से लेगा, गवर्नमेंट से लेगा, या जो ये रिड्यूस्ड प्राइस में मिल रही है उन्हीं को लेगा। तो एक तरीके से काफ़ी इम्पैक्टफुल है पेशेंट के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर। फ्यूचर की क्यों बात करें, एज अ फ्यूचर मॉडल मैंने इसको क्यों बोला कि कॉस्ट 82% लेस हो रही है, तो फ्यूचर में क्या काम आएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे एंथुजियास्ट है, क्योंकि ये पायलट प्रोग्राम बहुत पहले सक्सेस हुए हैं, तो इसी वजह से सेंटर्स और जो स्टेट है वो बहुत सारे और प्रोग्राम्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए एंथुसियाज्म दिखा रही है कि कैसे और जो यहाँ पर मेडिसिन है उनको पूल किया जा सकता है। और ये एक शिफ्ट दिखाने वाला है सेंट्रलाइज प्रोक्रूटमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, जो पोटेंशियली कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से और आर्टिकल के हिसाब से हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर रिवोल्यूशन ला देगा। ठीक है, क्रांति यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि आप सोच के देखिए कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आपको कोई बीमारी है और वो किस हिसाब से मिल रहा है, जितना चाहिए उतना ही आपको मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो नीडी है उनको यहाँ पर टाइम से सारी चीज़ें मिल पाएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जीएस पेपर 3 के लिए ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जाता है। लास्ट के हमने जो आर्टिकल पढ़े दोनों ही यहाँ पर साइंस के आर्टिकल थे, साइंस एंड टेक के अंदर आते थे, तो वो दोनों भी जीएस पेपर 3 में यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। ये बात कर रहा है चेंजिंग एनवायरनमेंट कोज द डिमाइस ऑफ लार्जेस्ट प्राइमेट। देखिए ये अब ऐसी चीज़ है ना कि आप इसको कहीं पे भी एज अ एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आप इसको जो आपका एससी का पेपर होता है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, बता सकते हो अगर क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी का जो क्राइसिस फिलहाल चल रहा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो क्लाइमेट चेंज ही चल रही है, तो उसके ऊपर इसको यूज़ किया जा सकता है। बात क्या है वो जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात की गई है एक जो स्पीशीज़ है, एक एप की जो स्पीशीज़ थी, बहुत ही बड़े साइज़ का एक एप होता था जिसका नाम भी आप समझ पाएंगे, इसी वजह से ऐसा लिखा गया है जाइंटोपिथिकस ब्लैकी स्पीशी। तो क्योंकि एक जाइंट था, बहुत ही एक बड़ा था, इसी वजह से इसको इस नाम से जाना जाता है। इसको देखिए आप, ये एक मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत पहले ये एक्सटेंट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन एक ये कंपेरिजन किया जा रहा था इनको बनाने का कि कितने ये बड़े होते थे, किस प्रकार के जब होंगे तो उस टाइम पे दिखाई देते होंगे। एज हम कंपेयर करें ह्यूमन से, तो जब ये खड़े हैं तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि हम जो ह्यूमन नॉर्मली होते हैं हाईएस्ट 6 फीट तक यहाँ पर पहुँच पाते हैं, लेकिन जिसकी जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है खड़े होने के बाद, वो 9 फीट लंबी तक है, बिल्कुल एवरेज हाइट। तो इसी वजह से हम जो होमोसेपियंस के साथ इनको कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ह्यूज एंड काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं होमोसेपियंस से। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो जाइंटोपिथिकस ब्लैक स्पीशीज़ है इसकी हिस्ट्री क्या रही है। अभी एक एनालिसिस पब्लिश हुआ है नेचर के अंदर, ये जो नेचर आपका द नेचर के नाम से जर्नल है उसके अंदर ये पब्लिकेशन की गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे जो लार्जेस्ट नॉन प्राइमेट था, यानी कि जो पहले का सबसे बड़ा प्राइमेट था, वो यहाँ पर एक्सटेंशन उसकी कैसे हुई, जाइंटोपिथिकस ब्लैकी उसका नाम था, और किस प्रकार से शायद जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुए थे उनका एक तरीके से इम्पैक्ट था कि उनका यहाँ पर एक्सटेंशन देखने को मिला, स्पीशीज को खत्म होना पड़ा। ये डिस्कवरी नए नए इंसाइट देने वाली है बहुत ही पर्टिकुलर स्पीशीज़ के ऊपर, जो शायद सरवाइव नहीं कर पाए या फिर आज के टाइम पे कुछ सिमिलर है उनके डीएनए के साथ में, और आज के टाइम पे उनको कैसे सेव किया जा सकता है। इवन ह्यूमंस के लिए भी एक चैलेंज है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जाइंटोपिथिकस ब्लैकी है वो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक एप होता था, जो कि चाइना के अंदर रहता था। कब रहता था ये? 2 मिलियन साल पहले से लेके हम बोल सकते हैं इसको 2 मिलियन टू 333 यहाँ पर, या 330,000 ईयर अगो। तो ये जो आप देख पा रहे हैं 1000 ईयर अगो, इतना ज़्यादा इसका टाइम फेज था यहाँ पर कि इतने टाइम पे चाइना के अंदर देखा जाता था। इसकी एस्टिमेटेड हाइट हम देख सकते हैं कि 3 मीटर थी, या 9 फीट तक हम इसको देख सकते हैं। अदरवाइज इसका जो वेट होता था वो एवरेज यहाँ पर 200 से 300 केजी के बीच में होता था। तो ये इसकी पूरी की स्पीशीज़ के बातें हैं। अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्राइमेट एवर जो जिंदा रह पाया है वो ये है। फोसिल्स इसके कुछ मिले हैं जो दिखाते हैं कि ज्योग्राफिकल रेंज जो इसकी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही श्रैंक थी। ये जो स्पीशीज़ थी एक साथ रहती थी एक्सटेंशन होने से पहले। फिर स्टडी की फाइंडिंग्स क्या बता रही हैं? रिसर्चर्स ने बहुत सारा यहाँ पर डाटा को कलेक्ट किया है, और वो जो डाटा कलेक्ट किया है वो किया है यहाँ पर 22 केव से। 22 ऐसी सुरंगें हैं जहाँ से ये डाटा केव किया गया था, कलेक्ट किया गया था सदर्न चाइना के अंदर से ही, क्योंकि चाइना में ये पाया जाता था। और उन्होंने एक एनालिसिस को यहाँ पर परफॉर्म किया जो जाइंटोपिथिकस के दांत है, तीत है, उनके ऊपर। और पोंगो वाइडरची, देखिए आज के टाइम पे जो इसके सबसे क्लोजेस्ट हम प्राइमेटिव बोल सकते हैं कि जो आज के टाइम पे लगते हैं, तो उनके तीत के ऊपर भी यहाँ पर कुछ एज अ रिसर्च की गई। और जो ये जाइंटोपिथिकस है इनके टीथ्स के ऊपर भी यहाँ पर रिसर्च की गई, क्योंकि इनके फोसिल्स हमें मिले हैं, राइट। तो इनके फोसिल्स को यहाँ पर लिया गया, और उसके बाद में ये हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो पोलन होता है या फिर जो आपके स्टेबल होते हैं, जो ये खाते पीते थे, उनकी वजह से इनके दांतों पे जो
फ़र्क पड़ा था आइसोटोप एनालिसिस करके, ऐसा पता चला कि इनका कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट होता क्या था। तो जो कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट था उसके अंदर ये बात पता चली है कि 2.3 मिलियन ईयर अगो एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट के अंदर ये रहते थे, बहुत ही ज़्यादा गहरा जो फॉरेस्ट होता था, जंगल होता था, उसमें ये रहते थे। और वहाँ के ये हैबिटेट बनने के बाद में जो जी ब्लैकी है यहाँ पर, उनके एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है और ये फॉरेस्ट जो है वो थोड़ा थिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्टेपल है, इनका जो खाना होता था वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है और जिनकी जो कारण बन जाता है इनके एक्सटेंशन का। अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ चांस है कि जो ये एनवायरनमेंट का चेंज हुआ था इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर जी ब्लैकी की जो डाइट है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद जो इंक्रीज होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, जो साइन दिखाई देते हैं कंजप्शन की वजह से, और जो वाटर का कंजप्शन है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो गया था, जिनकी वजह से यहाँ पर अडेप्ट नहीं कर पाए वो बेटर डाइटरी अडेप्शन जो करना चाहिए था। और शायद कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रेमेश जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के यहाँ पर डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि कैसे जो ये मॉडल है वो डिजीज़ एरिया एंड जोग्राफीज को पढ़ते हुए दिखा रहा है कि कैसे अदर जो यहाँ पर एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी क्या क्या चीज़ों का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये यहाँ पर बातें हो रही है। एविडेंसेस जो आए हैं फॉसिल रिकॉर्ड से, वो क्या क्या एविडेंसेस आए हैं कि डिक्रीज हो गया था जिस जोग्राफी के एरिया में ये रहते थे, और जब ये थिन हो जाते हैं फॉरेस्ट और इनकी डाइट वगैरह चेंज हो जाती है तो उसके बाद बहुत ही रैपिड डिक्रीज आता है यहाँ पर इस जोग्राफिकल एरिया के अंदर। जहाँ पहले मान लीजिए एक ही जगह पर 100 ये रहते थे, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि 100 से कम हो जाते धीरे धीरे पहले क्या होंगे 70 हो जाएंगे, फिर 60 हो जाएंगे, फिर 50 होते जाएंगे और एक दिन ये सिर्फ एक बच जाएगा और उसके बाद ये वो उसकी डेथ के बाद भी ख़त्म हो जाएगी पूरी की पूरी स्पीशीज़। तो यही है कि एक्सटेंशन से हमें समझना चाहिए कि एनवायरनमेंट चेंजेस से कितने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं और एनवायरनमेंट को चेंज होने से भी हमें रोकना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाई इज़ एविएशन सेफ्टी अंडर स्क्रूटिनी। देखिए हमें पता है अभी 2 केसेस हुए थे। पहला क्या केस हुआ था, जेल केसेस हुआ था। जेल क्या है, जापानीज़ एयरलाइन का, जहाँ पर इनकी जापानीज़ जो एयरलाइन है इनका एक शिप था जो कि था A300, वो जाकर यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है उसका, या मैं बोलूँ तो क्रैश हो जाता है वो, जिसकी वजह से उसके ऊपर फायर लग जाती है। जब ये आग लगती है तो इसके अंदर 350 से ज़्यादा पैसेंजर थे और इन पैसेंजर्स को हालांकि क्रू की ट्रेनिंग की वजह से, समझदारी की वजह से, फास्ट जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिखाया, सभी को बचा लिया जाता है। दूसरा जो केस लिया गया है वो यहाँ पर लिया गया है इंडिया का। इंडिया में हमें पता चला है कि बियोंग जो एक हमारी यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं, इंडिया के अंदर 3 ऐसी एयरलाइंस है जो इसको यूज़ करती है, उसका एक ऐसा शिप था बियोंग का, बियोंग 737 मैक्स, जो कि फ़्लाइट के बीच में उसका जो एक मैं बोलूँ डोर है, वहाँ से एक जो पेच होता है वो निकल जाता है। तो ये निकलने के बाद में कहीं ना कहीं उनके जितने भी और शिप है इंडिया के अंदर उनके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट यहाँ पर सर्विलेंस रखी जाती है, अच्छे से उनको चेक किया जाता है कि उनमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और इन्हीं की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो मैं आपको बता पाऊँगी कि कैसे जो और ज़्यादा स्क्रूनिटी है, सिक्योरिटी है, उसके ऊपर इंडिया के जो यहाँ पर एविएशन डायरेक्टर हैं वो सामने आते हैं और कहते हैं, ADGC वो सामने आकर बोलते हैं कि देखिए और ज़्यादा सिक्योरिटी हमें करनी पड़ेगी। अब कहते हैं कि सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट क्या क्या किया गया है। तो ये US की, क्योंकि बोइंग एक US का यहाँ पर प्लेन है, या हम बोलेंगे कि कमर्शियल सबसे बड़ी जेट को प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है वर्ल्ड की, उनको ये बताया जाता है, हाईलाइट की जाती है कि प्रॉब्लम्स इनके न्यू कमर्शियल्स के अंदर आ रही है। और सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर हसीन साहिदी जो कि एक प्रेजिडेंट एंड CEO है फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन के वॉशिंगटन में, वो यहाँ पर बताते हैं कि इम्प्रूवमेंट किन किन फील्ड में होने की ज़रूरत है और जो किया भी जा चुका है। हमने पहले भी देखा है इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से कि कैसे ये सारी चीज़ें होने के बाद में ADGC क्या करते हैं, नाइट शिफ्ट को कम कर देते हैं। वो कहते हैं कि नाइट शिफ्ट जो होंगी वो कभी भी 2 रातों से ज़्यादा एक साथ में नहीं हो पाएंगी। दूसरी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है कि नाइट शिफ्ट जो होती है उसकी डेफिनेशन को ज़्यादा प्रिसाइज बना दिया जाता है। कहते हैं 12 बजे से लेकर सुबह 5 PM तक का जो टाइम पीरियड है उसको एज ए नाइट
शिफ्ट माना जाएगा। फिर यहाँ पर क्रू की ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं, क्वेश्चन भी आया हुआ है 2019 में, बिल्कुल सेम टू सेम पूछा गया है कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इतने बढ़ते एविएशन सेक्टर के साथ यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इसी में हम देखते हैं कि क्रू की ट्रेनिंग के ऊपर बात की गई कि इंडिया के अंदर क्रू की ट्रेनिंग इतनी अच्छी ज़्यादा नहीं है, तो उनको बहुत ही एडवांस लेवल की, जैसे जैपनीज़ यहाँ पर बचा पाए उस लेवल की ट्रेनिंग देने की बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात है यहाँ पर नाइट शिफ्ट्स वगैरह का ध्यान रखने की, क्योंकि पायलट्स वगैरह को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो या फिर फैटीग ना हो इतना ज़्यादा काम करने से कंटिन्यूसली, तो ये बातों पर यहाँ पर ध्यान देने की बात की गई है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि बात कर रहा है वाई हैज़ साउथ अफ्रीका ड्रैग्ड इजराइल टू आईसीजी। देखिए आईसीजी सबसे पहले क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हमें पता चलता है कि साउथ अफ्रीका आईसीजी के अंदर यहाँ पर इजराइल को लेकर जाता है, ये कोर्ट करते हैं। कोर्ट कैसे करते हैं, यूएन के जो चार्टर है, यूएन का एक जीनोसाइड चार्टर है जो कि है यूएन चार्टर ऑफ 1948 या 49, ठीक है। तो जब ये चार्टर आता है तो इस चार्टर के अंदर आर्टिकल 2 जो है वो बात करता है कि कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री में जीनोसाइड नहीं कर सकते, यानी कि मास किलिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों को नहीं मान सकती है। साउथ अफ्रीका बोलता है कि इजराइल ने सेम ऐसा ही किया है, और उन्होंने बहुत सारे कास्ट, हम बोल सकते हैं रिलीजियसिटी, इथनिसिटी जिन लोगों की अलग अलग थी, तो उस बेस पे यहाँ पर लोगों को मारा है। अब ये मुकदमा पहुंचा है। फिर हम देखते हैं कि इजराइल ने तो इस बात से बिल्कुल मना कर दिया। इजराइल तो कह रहा नहीं, हमने जो किया है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किया है। हमास ने जो 7 अक्टूबर को हमारे ऊपर अटैक किया था, हमने उसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर दिया है। लेकिन अब ये केस चल रहा है, 2 दिन हो चुके हैं, अब इसके बाद क्या रिस्पॉन्स आएगा उससे हम देखते हैं। कहते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका जो है वो जीत भी जाता है इस केस को, उसके बाद क्या, देखिए आईसीजी जो है ना उसके पास क्या होता है कि आपके जजेस होते हैं 15, एक आईसीजी के अंदर ये कोर्ट है वो, वहाँ पर 15 जजेस हम देख पाएंगे। और ये जो 15 जजेस हैं ये यहाँ पर कोई भी जो इनका रिजल्ट होता है, या हम बोल सकते हैं कि रूलिंग होती है, उसको पास करते हैं, इनके जो भी कॉन्साइज को ठीक लगता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इनके पास इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं होती है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपेंड होते हैं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें परमानेंट यहाँ पर 7 मेंबर्स को देखा जाता है, और ये जो परमानेंट मेंबर हैं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के, इनके पास है वीटो पावर। यानी कि कोई भी अगर एक कंट्री वीटो कर देता, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल भी जो फैसला आया है उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो सकता है। कौन कौन है इसमें, यूएसए हम देख सकते हैं, रशिया को हम देख पाते हैं, जर्मनी को देख पाते हैं, यूके इसमें एज अ पार्ट है, चाइना एक पार्ट है, यहाँ पर इटली है। तो ये जो पार्ट है बड़ी बड़ी, और वीटो जो है सिक्योरिटी काउंसिल में, ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका यहाँ पर निभाती है। और वीटो देने के बाद से, जैसे अब बोला जा रहा है कि अगर इजराइल यहाँ पर केस हार भी जाता तो यूएसए है ना उसको वीटो करने के लिए, सो कोई प्रॉब्लम की यहाँ पर बात है ही नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि अगेन इसी के ऊपर आता है, जस्टिस विदाउट पावर। देखिए ये आर्टिकल लिखा गया है आर्तिका भौमिक के द्वारा, और ये कहते हैं कि यूएन के जो टॉप कोर्ट है यानी कि आईसीजे, ये वैसे तो इसका डिसीजन तो बहुत ही अच्छा होगा, और साउथ अफ्रीका के अंदर शायद लीगली बाइंडिंग भी होगा कि हाँ ये लीगली इनको सबको मानना पड़ेगा, राइट, जो ये बाउंड देते हैं वो लीगली बाउंडिंग होता है। लेकिन क्योंकि इनके पास इन्फोर्समेंट की मैकेनिज्म की कमी है, तो इसी की वजह से कितनी इनके पास पावर है, क्या ये जो लेके करना चाहते हैं क्या वो कर पाएंगे। तो हम देख पाते हैं इतना डिकेड से एक बहुत ही लॉन्ग एरा चल रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का, और ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इनको कहाँ पे लेके जाया जाएगा, आईसीजी में लेके जाएगा। अब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या हम लोग ऐसा मानेंगे कि हम पाकिस्तान के टॉप कोर्ट पे यकीन कर ले कि वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट को समझाए, या पाकिस्तान के लोग मानेंगे कि हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में वो लेके जाए? नहीं, कहाँ जाएंगे, आईसीजी के अंदर यहाँ पर जाना पड़ता है। और जो टॉप मोस्ट जुडिशियल एंटिटी होती है अभी यूनाइटेड नेशंस की, यूएन के अंदर की सबसे टॉप इसको माना गया है। ये जो वर्ल्ड वाइड सारी अटेंशन को ग्रैब्स करता है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इसके आसपास में हम देख पाएंगे, वहाँ पर एडजुकेशन की क्वेरीज है। लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो जस्टिस है यहाँ पर जस्टिस तो हो जाता है लेकिन पावर नहीं होती है, क्या वो को एग्जिस्ट करती है आईसीजीआई में, जस्टिस और पावर दोनों एक साथ होते हैं? तो ऐसे ऐसे सवाल उठाए जाते हैं यहाँ पर, और तो इसी वजह से हम देखेंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है।
सबसे पहले स्ट्रक्चर पे हमने थोड़ा पिछले आर्टिकल में भी बात की कि जून 1945 का वो साल था जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाले थे, और इतनी सारी चीज़ों के बाद में यूएन की जो हमारी जनरल काउंसिल है, कौन होती है यहाँ पर, यूएन की एक सिक्योरिटी काउंसिल है, दूसरी क्या है, जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के अंदर हम देख पाएंगे 197 मेंबर्स हैं। तो सभी मेंबर्स यहाँ पर सामने आकर बोलते हैं कि ठीक है, हमें एक पीस चाहिए, और इसी वजह से सभी के सभी जो है वो द हैग नीदरलैंड के अंदर आईसीजे को बनाते हैं, राइट। आईसीजे जो है उसको बनाया जाता है 1945 में, और उनको एक सेंशन के थ्रू बनाया जाता है यूएन के चार्टर के द्वारा। अब इनके पास इतनी एक्सरसाइज करने की अथॉरिटी है कि ये जो भी इनके पास यहाँ पर केसेस आते हैं उनमें एज अ एडवाइजरी काम कर सके, कंटिन्यूस कर सके केसेस को, और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल डिस्प्यूट लगता है और दोनों ही पार्टी सामने आ गई हैं, इंटरवोर चल रहा है, तो ये जो 15 जजेस होते हैं साथ में, या जो कुछ एडहोक जजेस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये जो जजेस होंगे यहाँ पर, ये सामने आकर जो इनको ठीक लगता है उस हिसाब से उसके ऊपर यहाँ पर अपना स्टेटमेंट सुनाएंगे। लेकिन फिर प्रॉब्लम आ जाती है इन्फोर्समेंट की तरफ से कि कैसे जो रिजोल्यूशन बना तो दिया जाता है आईसीजे के द्वारा, और वो लीगली बाइंडिंग भी है कि वो मानना पड़ेगा, लेकिन जब वो बात पहुंचती है यहाँ पर आपके सिक्योरिटी काउंसिल में, तब बहुत सारी जगहों पर वो इन्फोर्स नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर कोई एक कंट्री या दो कंट्री मिलकर उसके खिलाफ वीटो कर देते हैं। तो ये वीटो पावर यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि एग्जिस्टेंस तो है लेकिन पावर कम है, इन्फोर्समेंट नहीं है। इसका रिलीवेंस क्या है, देखिए हम कहेंगे कि ठीक है नेगेटिवली हमने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी, इतने सारे ऑब्स्टिकल होने के बावजूद भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले करता है आज भी ग्लोबल अफेयर्स के अंदर में। आपको अगर कुछ भी नहीं, मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर आप नहीं दे पाए पनिशमेंट, स्टिल आपने क्या किया है, उनको दिखा तो दिया है ना दुनिया की नज़र में, उनको बता तो दिया है कि आप गलत हो। तो कहीं ना कहीं एक ये तरीके का होता है कि रल्म है। देखिए जो कोर्ट का इन्फ्लुएंस है ना, वो वैसे भी इंटरनेशनल लॉ के ऊपर काम करता है। इवन इन्हीं के फैसलों को इवन जो डोमेस्टिक कोर्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, और ऐसे एग्जाम्पलरी यूज़ करते हैं कि वहाँ पर ऐसा किया गया था तो ऐसा करना उचित है। फिर हम ह्यूमन राइट्स में इसको देख सकते हैं, इंटरनेशनल लॉज के अंदर हम इनका इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। खासकर जो एनवायरमेंटल वायलेशन होती है वहाँ पर तो इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एक बहुत ही वाइटल रोल तो प्ले करता है। जब ये पीसफुल सोल्यूशन देने की बात आ रही है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है आईसीजे के द्वारा, और इन्हीं की जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट पीसफुल सॉल्यूशन यहाँ पर देती है डिप्लोमेटिक एफर्ट को बनाए रखने के लिए। फिर हम चलते हैं कि ठीक है अभी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि जैसे आईसीजे ने कंटिन्यू किया था राइटफुल रिप्रिएशंस को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में, और युगांडा का जो केस आया था 2000 में, तो उसकी जो स्टेटमेंट यहाँ पर आई थी उसमें आईसीजे का कितना बड़ा भाग था, और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया, उसको सॉल्व भी किया गया। तो ऐसे करके ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं। ऑल्दो आईसीजे जो है उसकी खुद की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बनी हुई है, लेकिन नोवल चैलेंज यही है कि क्या इसमें ऐसा कुछ इन्फोर्समेंट को लेके सुधार किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वही यूएन का चार्टर यहाँ पर इस पावर को प्रोवाइड कर रहा है जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, और वही यूएन का पावर प्रोवाइड करता है आईसीजे को। तो इसी वजह से हमें इसकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं मानना चाहिए। देखिए बहुत ही ग्लोबल जूरिस्प्रूडेंस की अगर बात की जा सके तो इसमें जिसका जितना क्रिटिकल रोल है उसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि वो कम है, और इसी वजह से डिसकंटिन्यू करने की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। प्रेजेंट जो वर्ल्ड का ऑर्डर चल रहा है उसकी बहुत ही बड़ी एक नेसेसिटी है यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहीं ना कहीं वो डर बना रहता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जो इनके बाद में अगर सिक्योरिटी काउंसिल छोड़ भी दो तो क्या करती है, कुछ सैंक्शंस लगा देती हैं अदर कंट्रीज़ के ऊपर, और उसके बाद अगर वो कंट्री WTO के ऊपर भी जाना चाहे तो वो बोल सकती है कि नहीं हमने इसी वजह से ये किया है पर्सनली अपने लेवल पे हमारी फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये क्या किसने ये बताया था, आईसीजे ने भी इनको यहाँ पर एज अ कल्प्रिट मान लिया। तो इसी वजह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ।
जो कि बात कर रहे हैं इकोनॉमिक पेज ऑफ पॉइंट से कि साउथ इंडिया लीड्स इन पेंशन एनरोलमेंट। देखिए किस चीज़ की बात की जा रही है, PFRDA दीपक मोहांती सेज 31% ऑफ प्राइवेट सेक्टर इनरोलमेंट इन कंट्री सो फार दिस फाइनेंशियल ईयर वर द साउथ। लो इंश्योरेंस अवेयरनेस इज की चैलेंज यहाँ पर देखा गया है। तो हम देख पाएंगे कैसे एक रिसेंट स्टेटमेंट दी गई है दीपक मोहांती के द्वारा, राइट। और उन्होंने बताया है, देखिए क्या बताया उन्होंने कि 31% प्राइवेट सेक्टर में इनरोलमेंट देखा गया है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि साउथ की स्टेट से बहुत ज़्यादा। अब साउथ इंडिया में हम किसको मानते हैं, 4 स्टेट यहाँ पर साउथ के अंदर आती हैं, जो कि आपकी कर्नाटका होगी, केरला होगी, यहाँ पर ऊपर तमिलनाडु होगा, नीचे तमिलनाडु होगा, ऊपर यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा। तो इन 4 स्टेट को हमेशा साउथ इंडिया की तरफ से देखा जाता है। अब दीपक मोहांती कौन है, वो चेयरमैन है यहाँ पर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, PFRDA के वो चेयरमैन है। और उन्होंने कुछ डाटा को यहाँ पर रिलेट किया है कि पेंशन एनरोलमेंट का डाटा क्या है, कुछ डाटा के पॉइंट्स है। साउथ इंडिया को बता रहे हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर उनका एनरोलमेंट सबसे ज़्यादा है। चलिए हम देखते हैं, इसको माइंड मैप के थ्रू थोड़ा ईजी करेंगे। डाटा याद करने की ज़रूरत है नहीं, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि क्या बोला गया है। तो क्या बोला गया है, सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीज्ड पेंशन इनरोलमेंट। तमिलनाडु का सेंट्रलाइज यहाँ पर प्रोक्रूटमेंट का मेडल हम देख सकते हैं, जो कि देखिए तो सबसे पहले क्या किया गया है कि बहुत ही इंक्रीज़ हो गई है जो पेंशन थी, इनरोलमेंट था साउथ इंडिया में, तो मोस्टली 31% हम देख पाएंगे कि वो काफ़ी इंक्रीज है। ओवरऑल अगर इंडिया का देखें तो हम देखेंगे कि 30% टोटल है, राइट। तो उसी में से एवरेज में से यहाँ पर 31% इतना आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है। परफॉर्मेंस एक्स अक्रॉस द कंट्री परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो जनवरी 10, 2024 तक PFRDA के जो एसेट थे, एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM, तो ये जो AUM है वो पूरे के पूरे फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग यहाँ पर रुपए 12 लाख करोड़ का फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पर मिला है, जो कि बहुत ही पोटेंशियल जो है पेंशन इंडस्ट्री का उसको एड्रेस करता है। मोहांती ये भी इलस्ट्रेट करते हैं कि अगर कोई पेंशन एसेट को कैलकुलेट करे अगर परसेंटेज में GDP के अंदर, तो इंडिया की पेंशन एसेट्स GDP रेशो लगभग यहाँ पर 16.5 निकल कर आएगा। और ये कितना ज़्यादा रेशो है कंपेयर करें अगर UK के साथ में, US के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो वो 100% है। यानी इंडिया में सिर्फ 16.5% ही ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर क्या मिलती है, पेंशन वगैरह मिलती है, या फिर जो इस फंड के अंदर लैग करते आते हैं, जो कि और अदर कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर 100% है कि सभी को वहाँ पर एज ए कंपेरिजन की तरफ में मिलेगा। GDP के अगर कंपेयर करें हम साथ में GDP के साथ रेशो में। हाँ, और इंडिया के पास अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। इंडिया ग्रो तो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी है। कैसे वेस्ट में मेजोरिटी ऑफ जब पीपल होते हैं उनके पास यहाँ पर पेंशन के प्लान होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा है कि पेंशन का प्लान जो है वो मैंडेटरी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी की भी कमी है, जर्नल अवेयरनेस थोड़ी कम है पेंशन स्कीम्स को लेके। खासकर औरतों में बात करें तो वुमेन का जो शेयर है वो सिर्फ 20 से 21% ही एक्सपोजर है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर, और जबकि वो ज़्यादा जीती है मैन से। तो ये कहीं ना कहीं कुछ आज के टाइम पे भी समस्याएं हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी हमारा जो आज का न्यूज़पेपर था और आखिरी आर्टिकल था वो दोनों ही ख़त्म हो गए हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल